साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। चलिए साथियों, आज का जो वीडियो है वो आपका बिहार डीएलएड के लिए है, जिसमें हम लोगों ने साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चनों को लेके आया है। इसलिए बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं करते हुए और देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। और साथियों एक बात और कि आप सभी साथी पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो ना उसको आप लोग नोट करते हुए चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में ये रहा साथियों। देखिए पहला प्रश्न आपका है, थोड़ा बहुत अच्छा प्रश्न आज का है साथियों। पहला है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना में न्यूक्लियोटाइड्स किस बंध से जुड़े होते हैं। बताइए कि डीएनए का जो द्विकुंडली संरचना है, जिसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, में जो न्यूक्लियोटाइड्स है साथियों वो किस बंध से जुड़े होते हैं। क्या साथियों पेप्टाइड बंध से, या फिर हाइड्रोजन बंध से, या फिर डायस्टर बंध से, या फिर साथियों ग्लाइकोसिडिक बंध से। फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए। और देखिए यहाँ से ना आपके एग्जाम में कुछ और सवाल पूछे जा सकते हैं जो सीधे पूछ दिए जाते हैं कि बताइए प्रिय छात्रों कि जो आपका डीएनए की द्विकुंडली संरचना है किसने दिया था। तो आप सभी याद कर लीजिएगा किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। कौन साथियों, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये आपको क्या दिया था, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये भी सीधे सीधे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं साथियों। और आप ये भी जानते हैं कि कभी कभी ना डीएनए का पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है, तो इसका पूरा नाम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा कि डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना में न्यूक्लियोटाइड्स किस बंध से जुड़े हुए होते हैं, तो साथियों वो आपका हाइड्रोजन बंध से, किससे, हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए रहते हैं। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। इसके अलावा बाकी सब बातों को भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलेंगे एक के बाद दूसरे प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न आप देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा वर्णक मुख्य भूमिका निभाता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में साथियों कौन सा वर्णक मुख्य भूमिका निभाता है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए क्या आपका एंथोसाइनिन, या फिर साथियों क्या कैरोटीन हो जाएगा, या फिर क्लोरोफिल ए हो जाएगा साथियों, या फिर जेंथोफिल हो जाएगा। फटाफट आप लोग जवाब दिए इस सवाल का। देखिए साथियों यहाँ से ना आपका प्रकाश संश्लेषण से कुछ और भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखिए प्रकाश संश्लेषण को क्या कहा जाता है, तो पौधों द्वारा जो भोजन उत्पादन किया जाता है ना, जो भोजन तैयार किया जाता है, पौधों द्वारा जो भोजन तैयार करने की विधि को ना क्या कहते हैं साथियों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण का अगर मेन प्रोडक्ट यानी मुख्य उत्पाद की बात करें साथियों, मुख्य उत्पाद कभी कभी पूछ दिया जाता है। ये बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, C6H12O6 हो जाएगा। ये उसका मुख्य उत्पाद हो जाता है। और साथ साथ में कभी कभी ना उपोत्पाद, जिसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं, कभी कभी आपका उपोत्पाद भी पूछ दिया जाता है साथियों। आपको बोलता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद कौन सा है, तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी सब बातों को भी नोट कर लीजिए। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा वर्णक मुख्य भूमिका निभाता है, तो वो आपका हो जाएगा साथियों क्लोरोफिल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए हो जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब बात भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट करते चले साथियों। चलेंगे दो के बाद तीसरे प्रश्न में। देखिए तीसरा प्रश्न आपका है कि जब कोई वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उस पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है, इसे क्या कहते हैं। देखिए आप लोग ना खुद प्रैक्टिकल किए होंगे कि आप किसी भी चीज़ को ना जब पानी में डुबाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ऊपर की ओर ना कोई उसको फेंक रहा है। तो साथियों इसको क्या कहते हैं, ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उस बल को क्या बोलेंगे। क्या वो आपका गुरुत्व बल हो जाएगा साथियों, या फिर वो अपकर्ष बल हो जाएगा, या फिर साथियों वो आपका अधिशोषण बल हो जाएगा, या फिर अपवाहन बल हो जाएगा। फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दिए साथियों। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 जो है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जिसको अपकर्ष बल बोलते हैं। या फिर इसी को ना एक और बल भी कहा जाता है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी को उत्प्लावन बल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, इसी को उत्प्लावन बल भी इसी को कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसी को कौन सा बल, उत्प्लावन बल भी कहा जाता है साथियों। और देखिए एक बात यहाँ से ये भी कि कभी कभी आपको एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। अगर प्रिय साथियों ये सवाल पूछ दे तो आपको घबराना नहीं है। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, फटाफट आप लोग बताइए। कोई और नहीं बल्कि किसने, आर्किमिडीज ने। किसने साथियों, आर्किमिडीज ने क्या किया था, उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। बाकी सब बातों को भी आप नोट करते हुए चले साथियों, या फिर अगर आपको आ रहा है तो उसको आप प्रैक्टिस करते चले। चलेंगे 3 के बाद चौथे प्रश्न में।
देखिए प्रश्न संख्या 4 आपके सामने में है कि एंजाइम जो है, जो एंजाइम होता है साथियों, वो किस प्रकार के जैविक अणु होते हैं। बताइए एंजाइम किस प्रकार के जैविक अणु होते हैं। क्या साथियों एंजाइम लिपिड होते हैं, या फिर एंजाइम आपका विटामिन होते हैं, या फिर साथियों एंजाइम प्रोटीन होते हैं, या फिर एंजाइम आपका न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए साथियों कि एंजाइम किस प्रकार के जैविक अणु होते हैं। तो देखिए साथियों एंजाइम जो होता है ना, वो आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। यानी किस प्रकार का जैविक एंजाइम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा साथियों? प्रोटीन हो जाएगा। और यहाँ से एक बात और नोट कर लीजिए आप लोग साथियों, एंजाइम से एक और भी सवाल पूछे जाते हैं। क्या कि साथियों ये पूछ देगा कि एंजाइम क्या करता है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, एंजाइम ना उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। किसके तरह? उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब आपको मन में आएगा कि बताइए सर उत्प्रेरक क्या होता है। तो देखिए साथियों उत्प्रेरक का कोई और काम नहीं बल्कि वो क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया को ना तेज करता है। उत्प्रेरक क्या करता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को ना तेज करने का काम करता है साथियों, जिसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है? वो तेज करने का काम करता है। जैसे आपको एग्जांपल बताएं हम, जैसे कभी क्या होता है कि कहीं पे झगड़ा होता है तो वहाँ पे कोई एक आदमी क्या करेगा, एक दूसरे का गिबत करने लगता है। उससे क्या होता है? झगड़ाना और बढ़ जाता है साथियों। तो वो आदमी वहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक हो जाएगा। फिलहाल इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न में। साथियों 5वां प्रश्न देखिए आप लोग। 5वां प्रश्न है कि कौन सी प्रक्रिया कोशिका को ऊर्जा देती है। बताइए कोशिका को ऊर्जा देती है कौन सी प्रक्रिया? क्या साथियों प्रकाश संश्लेषण, या फिर अपच, या फिर साथियों कोशिकीय शोषण, या फिर साथियों विसरण। इस सवाल का आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि कौन सी प्रक्रिया जो है वो कोशिका को ऊर्जा देने का काम करती है साथियों। तो देखिए आप लोग को बताते चलें कि वो आपका कौन हो जाएगा? कोशिकीय शोषण हो जाएगा। कोशिकीय शोषण जो प्रक्रिया है साथियों, इसमें क्या होता है? कोशिका को ना ऊर्जा मिलता है। अब सवाल यहाँ से ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी कि बताइए प्रिय साथियों कि कोशिकीय जो शोषण है ना, ये कोशिकीय शोषण कहाँ पे होता है। ये भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ये आपका कहाँ होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो कोशिकीय शोषण होता है ना साथियों, ये आपका कोशिका द्रव। कहाँ पे? कोशिका द्रव। और कहाँ पे साथियों? कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे? कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। इस सवाल का इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे कोशिकीय शोषण कहाँ होता है आपका? कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 5 के बाद 6ठा प्रश्न में। देखिए प्रश्न संख्या 6 आप देखिए। 6 आपको बोल रहा है कि बिना तंतु वाली मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है। देखिए हमारे शरीर में लगभग ना 600 प्लस मांसपेशियां। कितना साथियों? 600 प्लस मांसपेशियां हमारे शरीर में। अगर हड्डी की बात करें तो हड्डियों की संख्या 206 है। इस बात को आप जानते हैं। और मांसपेशियों की संख्या कितना? 600 प्लस है साथियों। तो उनमें से आपको बोला है कि बिना तंतु वाली मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है। क्या साथियों आपके हृदय में पाई जाती है, या फिर आंतों की दीवारों में पाई जाती है साथियों, या फिर हाथ पैर की मांसपेशियों में पाई जाती है, या फिर मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग में पाई जाती है। फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए साथियों कि बिना तंतु वाली मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है। तो आप इस बात को ना नोट कर लीजिएगा कि बिना तंतु वाली मांसपेशियां आंतों की दीवारों में। कहाँ पे साथियों? आंतों की दीवारों में पाई जाती है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद 6 के बाद 7वां प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 देखिए आपका 7वां प्रश्न है कि पेसमेकर का कार्य मानव शरीर में कौन करता है। देखिए साथियों पेसमेकर जो है ना, ये आपका आर्टिफिशियल है। ये आपका क्या है? आर्टिफिशियल किसको बोलते हैं? जिसको आदमी खुद से बनाता है, जिसको आदमी द्वारा बनाया जाता है उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। तो सवाल पूछा है कि जो काम पेसमेकर करता है उसी काम को मानव शरीर में कौन करता है। क्या आपका साथियों यस ए नोड जिसको साइनो ऑरिकल नोड कहते हैं, या फिर एवी नोड साथियों, या फिर वेगस नर्व, या फिर साथियों पुरकिंजे फाइबर्स। बताइए इन चारों में से कौन पेसमेकर का कार्य हमारे शरीर के अंदर करता है। तो देखिए साथियों इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो एस ए नोड होता है ना, ये क्या करता है? हमारे शरीर में पेसमेकर का काम करता है। अब साथियों पेसमेकर का काम क्या है पहले ये जान लीजिए कि ये क्या करता है? हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। ये क्या करता है साथियों? हृदय की धड़कन को बढ़ाने का काम करता है। यानी हृदय की धड़कन को बनाए रखता है कौन? आपका पेसमेकर। साथियों देखिए जो आपका एस ए नोड है ना, ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि एस ए नोड कहाँ पाया जाता है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये आपका हृदय के दाएं अलिंद में। कहाँ पे साथियों?
हृदय जो है हमारा हृदय के कौन सा अलिंद में, दाएं अलिंद में। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। हृदय के दाएं अलिंद में कौन होता है साथियों, पेस मेकर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप एक बात नोट कीजिएगा, आपका शरीर में जो बीपी जो चेक किया जाता है ना, आपके हाथ में जो बीपी चेक करने के लिए एक चीज़ को बांधा जाता है, आप खुद देखे होंगे। तो साथियों आप हमेशा नोट कीजिएगा कि वो चीज़ आपका कहाँ पे, बाएं हाथ में इसलिए बांधा जाता है क्योंकि बाएं साइड में आपका दिल है और उसी दिल में आपका क्या होता है, उसके दाएं अलिंद में SA नोड होता है साथियों। इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके बाद 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। बोलिए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है साथियों। चलिए 8वां प्रश्न है कि वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस में होमो और सेपियंस क्रम से क्या दर्शाते हैं। देखिए आप लोगों को बताए थे कि वैज्ञानिक नाम देने का काम कौन किया था, कैरोलस लिनियस नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था, जिसको बायनोमियल नेम या फिर वैज्ञानिक नाम बोला जाता है, द्विनाम पद्धति देने का काम किया था। तो यहाँ पे आपका जो होमो सेपियंस है ना साथियों, ये किसी और का नहीं बल्कि हम ही लोगों का यानी ह्यूमन का ये बायनोमियल नेम है। कभी आपको अगर सवाल में ये भी पूछ दे कि बताइए ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा होमो सेपियंस। अब ये बोला है कि इस होमो सेपियंस में ये जो आपका होमो है और आपका जो सेपियंस है, ये आपका किसको दर्शाता है साथियों, क्या आपका वर्ग और जाति को दर्शाता है, या फिर वंश और जाति को दर्शाता है, या फिर साथियों कुल और प्रजाति को दर्शाता है, या फिर साथियों कुल और वर्ग को दर्शाता है। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए साथियों, ये जो आपका होमो सेपियंस में होमो और सेपियंस जो है, ये आपका किसको वंश और जाति को दर्शाता है। किसको साथियों, वंश और जाति को दर्शाता है। यानी 8 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न में बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 9 आप देखिए आपके सामने में है और फिजिक्स से है कि अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इसका कारण है, देखिए एक सवाल तो यहीं से बनता है कि तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपका यहीं पे दिया हुआ है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। एक सवाल आपका यहीं से बन गया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों, तो अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब बोला है कि अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, इसका कारण है क्या कारण है साथियों, तारे का घूर्णन, या फिर पृथ्वी का घूर्णन, या फिर साथियों वायुमंडलीय परतों का असमान घनत्व, या फिर साथियों प्रकाश की गति। तो देखिए हम लोग जो तारे को देखते हैं ना, वो हमसे काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो हमको ना टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई पड़ते हैं, एक तो रीज़न हो गया अपवर्तन, और साथियों दूसरा रीज़न क्या है ना कि आपको पता है कि जो वायुमंडल है ना, वो आपका 5 परतों में बटा हुआ है। कितना, 5 परतों में। सबसे नीचा वाला परत को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। उसके बाद साथियों समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। साथियों इस तरह से आपका वायुमंडल ना परतों में बटा हुआ है, और सारे परतों का ना घनत्व एक जैसा नहीं होता, सबका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है अलग अलग होता है साथियों। इस वजह से जो आप वो हर एक लेयर को जो पार करके हमारी आंखों तक आता है ना साथियों, इस वजह से वो तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न में। अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है वीडियो में तो साथियों आप लोग वीडियो को लाइक करें, नहीं तो ज़बरदस्ती आप लोग को लाइक नहीं करना है। देखिए 10वां प्रश्न कि रेड ब्लड सेल आप लोग समझ गए, जिसको RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल यानी RBC में न्यूक्लियस की अनुपस्थिति का क्या कारण है। एक बात यहाँ से और आपको समझ में आया कि हम लोगों का जो रक्त है ना, हम लोग के रक्त में जो RBC है साथियों, हमारे RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। हम लोगों के RBC में न्यूक्लियस जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता, वो अनुपस्थित रहता है साथियों। एक सवाल आपका यहाँ से बना। अब इस सवाल का जवाब हम लोग देखते हैं कि अनुपस्थिति का क्या कारण है। क्या साथियों वजन कम करना, या फिर दूसरा कारण क्या है कि ऑक्सीजन वहन क्षमता को बढ़ाना, या फिर साथियों कोशिका विभाजन को रोकना, या फिर साथियों हीमोग्लोबिन उत्पन्न करना। तो देखिए साथियों RBC में न्यूक्लियस की अनुपस्थिति का कारण क्या है, तो आपका बहुत सिंपल सा कारण है और बहुत अच्छा सा कारण है कि वो ऑक्सीजन वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए। साथियों आप जानते हैं कि जो RBC है ना, वो क्या करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। तो ऑक्सीजन वहन की क्षमता को बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वहन कर सके, इसीलिए RBC में न्यूक्लियस नहीं रहता है साथियों, न्यूक्लियस अनुपस्थित रहता है। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न में बढ़ेंगे। देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन के की मुख्य भूमिका क्या है। बताइए विटामिन के जो है इसकी मुख्य भूमिका क्या है हमारे शरीर में। साथियों क्या पहला ऑप्शन है हड्डियों को मजबूत करना, या फिर रक्त का थक्का बनाना, या फिर साथियों दृष्टि सुधारना, या फिर साथियों त्वचा को सुरक्षित रखना। बताइए विटामिन के की मुख्य भूमिका क्या है। तो फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। देखिए हम ना बाकी सब बातों को थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आप लोग को। देखिए त्वचा को सुरक्षित रखने का काम कौन करता है साथियों। अगर विटामिन की बात करें तो आपका विटामिन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए विटामिन सी साथियों। और दृष्टि को सुधार
बाहरने के लिए अगर विटामिन की बात करें साथियों तो आपका विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है। और हड्डियों को मजबूत करने के लिए साथियों अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन आपका क्या हो जाएगा, वो आपका विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन डी ये हो जाएगा साथियों। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बनना। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रक्त का थक्का बनाना। यानी उसका मुख्य भूमिका क्या है, रक्त का थक्का बनाना। लेकिन साथियों यहाँ से रक्त का थक्का बनाने में अगर धातु वाला सवाल पूछ दे कि कौन सा धातु रक्त को थक्का बनाता है, तो साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा वो आपका कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न में। देखिए 12वां प्रश्न आपका क्या है, बोल रहा है साथियों कि कौन सी गैस जलती नहीं है, ठीक है। कौन सी गैस जलती नहीं है परंतु जलने में सहायता करती है। देखिए खुद तो जलता नहीं है लेकिन वो जलने में सहायता करता है। क्या साथियों, वो आपका ऑक्सीजन है या फिर आपका नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। देखिए साथियों आपका ना दहन गैस के नाम से भी उसको जाना जाता है। अब देखिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उसको ना दहन गैस के नाम से भी जाना जाता है और किसी और को नहीं बल्कि ऑक्सीजन की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है साथियों, ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन को किस नाम से भी जाना जाता है, दहन गैस के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों कि ऑक्सीजन को दहन गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है साथियों। अब देखिए ये ऑक्सीजन ही है जो गैस जलती नहीं है परंतु जलने में सहायता करती है, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। अब देखिए कुछ और भी पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत नॉर्मल है लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। अगर बोल दे कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है वायुमंडल में, 21। नाइट्रोजन की बात करते हैं साथियों तो 78%। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। हालांकि आपको आता है लेकिन फिर भी बार बार इसलिए बताया जाता है कि ताकि आपको ना प्रैक्टिस रहे आपका और आपके एग्जाम में आसान आसान सवाल भी ना छूटे। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न साथियों। देखिए 13वां प्रश्न आपका है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। बताइए प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है साथियों। क्या अधिकतम जल में होता है या फिर कांच में होता है या फिर वायु में होता है या फिर साथियों निर्वात में होता है। तो देखिए प्रकाश का वेग अगर अधिकतम की बात करें तो साथियों वो आपका किस में हो जाएगा, निर्वात में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, निर्वात, जिसको वैक्यूम बोला जाता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है साथियों। क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। यानी प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में हो जाएगा साथियों। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए निर्वात में कितना होता है इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यानी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न में। देखिए साथियों 14वां प्रश्न आपका है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है। बताइए श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें कौन सा गैस बाहर निकाली जाती है। क्या ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है या नाइट्रोजन को बाहर निकाला जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है या मीथेन को बाहर निकाला जाता है। तो साथियों आप सबको पता है कि श्वसन की क्रिया में ना कौन सा गैस को बाहर निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। यानी श्वसन की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आप सबको ना बताते चले क्या होता है ना, C6H12O6 ये आपका देखिए ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है, टूट करके क्या बनाता है साथियों, CO2 प्लस H2O प्लस उधर आपका ऊर्जा होता है साथियों, प्लस क्या होता है, ऊर्जा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए बोला था कि श्वसन की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलती है, तो देखिए साथियों कौन सा गैस, आपका CO2 हो जाएगा और इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 14 के बाद 15वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 15वां प्रश्न आपका है कि अम्ल और क्षार के मिश्रण से क्या बनता है। बताइए अम्ल और क्षार के मिश्रण से क्या बनता है। क्या साथियों नमक और जल बनता है या फिर गैस बनता है या केवल जल बनता है या केवल नमक बनता है। तो साथियों जब भी आपका अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, आपका नमक और जल बनता है। आपको एक रिएक्शन करा के दिखा दे क्या, जैसे देखिए एक आप ले लीजिए क्या अम्ल में आप ले लेते हैं क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार में ले लेते हैं NaOH यानी कास्टिक सोडा को ले लेते हैं साथियों। जब इसको रिएक्शन कराएंगे ना तो देखिए रिएक्शन कराने का बहुत आसान तरीका है, इसको तोड़िएगा तो आपका हाइड्रोजन आपका प्लस में टूटेगा और क्लोरीन आपका माइनस में टूटेगा। रुकिए थोड़ा सा आपको ना इजीली समझा दे रहे हैं हम। उसके बाद देखिए NaOH को जो आप तोड़िएगा ना साथियों तो NaOH में जो Na आपका है ये प्लस में टूटता है और OH जो साथियों ये आपका माइनस में टूटता है। अब तरीका क्या है कि इसका प्लस और इसका माइनस और इसका प्लस और इसका माइनस, जब देखिए ये माइनस ये प्लस आपस में जुटेगा साथियों तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और ये आपका H प्लस और OH माइनस जब जुड़ेगा आपस में तो क्या हो जाएगा, H2O बनेगा। देखिए NaCl आपका नमक हो गया और H2O आपका क्या हो गया साथियों, जल हो गया। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलिए आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा साथियों। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न में। देखिए प्रश्न संख्या आपका 16 देखिएगा आप लोग, क्या है
कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना कि प्रकाश की किरणों का क्या होता है, किसी परावर्तक या फिर चिकनी सतह से टकरा कर फिर से उसी माध्यम में, यानी इसमें प्रकाश के परावर्तन में साथियों माध्यम नहीं बदलता है, यानी जिस माध्यम से आता है फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं साथियों। तो देखिए किस नियम पर आधारित है, क्या वो न्यूटन साहब का गति नियम पर आधारित है साथियों, या फिर उष्मा का प्रवाह नियम पर आधारित है साथियों, या फिर कोण आपतन बराबर कोण परावर्तन। तो देखिए आप यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन में एक हो गया आपका आपतन कोण, एक हो गया परावर्तन कोण, और इसके बीच में क्या होता है साथियों, अविलंब होता है। इसको हम लोग मान लेंगे आपतन कोण I, इसको परावर्तन कोण R बोला जाता है। तो देखिए साथियों प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, जो आपतन कोण I होता है और जो परावर्तन कोण R होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 17वां प्रश्न आपका है कि शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, क्या कैंसर होगा, या मधुमेह होगा, या रिकेट्स होगा, या फिर स्कर्वी होगा। तो साथियों बताइए फटाफट कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों। तो देखिए इंसुलिन की कमी से ना आपका मधुमेह रोग होता है। कौन सा, मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ यानी शुगर पेशेंट बोला जाता है, तो आपका इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होगा। तो साथियों देखिए यहाँ से कुछ बात और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका इंसुलिन है ना, ये स्रावित कहाँ से होता है, ये जो इंसुलिन है आपका निकलता कहाँ से है, तो आप ध्यान रखिएगा अग्नाशय से। कहाँ से, अग्नाशय से आपका ये स्रावित होता है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जिसको पैनक्रियास कहा जाता है। और ये आपका कैसी ग्रंथि है, तो ये आपका मिश्रित ग्रंथि है। ये भी आपको सवाल में पूछे जा सकते हैं साथियों। और देखिए आपका अग्नाशय का कहाँ से, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको खूब डीपली पूछ दिया जाता है। तो आपका इंसुलिन जो है ना अग्नाशय के कहाँ पे, अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप में स्थित कौन, बीटा सेल। अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप में स्थित कौन सा सेल साथियों, बीटा सेल। कहाँ से, बीटा सेल से आपका इंसुलिन स्रावित होता है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए 18वां प्रश्न आपका है कि किसी पौधे की बढ़त किस ऊतक के कारण होती है, यानी कोई पौधा आपका बढ़ रहा है वो किस ऊतक के कारण साथियों, क्या आपका वो अस्थायी ऊतक, या फिर संयोजी ऊतक, या फिर मेरिस्टेम ऊतक, या फिर साथियों परिवहन ऊतक। तो देखिए साथियों ध्यान रखिएगा किसी भी पौधे की बढ़त कौन सा ऊतक, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मेरिस्टेम ऊतक। कौन सा साथियों, मेरिस्टेम ऊतक। अब देखिए ये ऊतक कहाँ पे पाया जाता है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपको कहाँ पाया जाता है, जड़ों एवं तनों के शीर्ष भाग। कौन सा भाग, शीर्ष भाग में। देखिए साथियों ये आपका जड़ों एवं तनों के शीर्ष भाग में। अब बताइए जड़ का शीर्ष भाग में पाया जाएगा तो ये जड़ को नीचे बढ़ाने का काम करेगा, तना का शीर्ष भाग में पाया जाएगा तो तना को ऊपर की ओर बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए साथियों किसी पौधे की बढ़त किस ऊतक के कारण होती है, तो आप ध्यान रखिएगा वो आपका मेरिस्टेम ऊतक हो जाएगा, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए 19वां प्रश्न आपका है कि सूर्य का प्रकाश किस रंग का मिश्रण है। बताइए सूर्य का प्रकाश किस रंग का मिश्रण है, क्या साथियों लाल और नीला रंग का मिश्रण है, या फिर 7 रंग का मिश्रण है, या फिर 3 प्राथमिक रंग का मिश्रण है, या फिर केवल सफ़ेद रंग का मिश्रण है। तो साथियों बहुत आसान सा प्रश्न था कि सूर्य का प्रकाश जो है ना उसमें कितना रंग होता है, 7 रंग होता है। आप क्या कीजिए, 7 रंगों का नाम आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों, 7 रंगों का नाम आप फटाफट ना कमेंट बॉक्स में प्यार से बता दीजिए, और उसको ट्रिक यानी ट्रिक से किस नाम से याद रखा जाता है इस बात को भी आप बता दीजिए साथियों। चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न साथियों। देखिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। बताइए हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है साथियों, क्या आपका हृदय करता है, या फिर आपका फेफड़ा करता है, या यकृत करता है, या फिर किडनी करता है साथियों। बताइए रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है। तो देखिए साथियों आप ध्यान रखिएगा इस सवाल का जवाब कि जो रक्त है ना, रक्त को शुद्ध करने का काम आपका हृदय और फेफड़ा नहीं करता, बल्कि कौन करता है, वृक्क जिसको किडनी बोलते हैं, यही क्या करता है साथियों, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है साथियों। बाकी ये जो हृदय है ना, जिसको दिल बोलते हैं, जिसमें आपका बहुत कोई बसा हुआ रहता है साथियों, इसका कोई और काम नहीं होता है, बस ये सिर्फ क्या करता है, रक्त को ना पंप करता है। और ये जो प्यार मोहब्बत इश्क नफरत ये सब साथियों हृदय से नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से होता है साथियों। तो साथियों बताइए ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। टोटल 20 प्रश्न लेके आया है बिहार डीएलएड के लिए। बताइए 20 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा साथियों, मज़ा आया कि नहीं आया। इसी तरह से आप लोग बने रहें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में साथियों, जब तक के लिए बाय बाय, मुस्कुराते रहें।